माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें जानेंगे हम निजी क्षेत्र के गुण और निजी क्षेत्र के दोष। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को जो प्राथमिकता मिली है काम करने की, तो ये निजी क्षेत्र कैसे काम कर रही है और इसके काम से हमारी अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ावा मिल रहा है, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, हमारे देश का विकास, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इन सब में क्या प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये आज हम इसकी मेरिट और डीमेरिट से जानेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब जरूरी नहीं है कि केवल निजी क्षेत्र से यही हमें फायदा हो रहा है, इसके अदर भी आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इसके मीनिंग को जान लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि निजी क्षेत्र से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, सरकार को कर राजस्व की प्राप्ति होती है, उपभोक्ता को अच्छी सेवाएं मिलती है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, विदेशी सहयोग भी मिलता है, शोध एवं अनुसंधान का काम होता है, लोगों का जीवन स्तर कैसा हो गया, ऊंचा हो गया और बचत को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके पॉइंट्स। अब अगर आप इस पॉइंट्स की डिटेल जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, जहां हम इसकी डिटेल को जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके अब हम सभी पॉइंट्स की डिटेल को जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देखो क्या लिखा है, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। राष्ट्रीय मतलब होता है फ्रेंड्स देश। ठीक है, तो हमारे देश में जो कोई वस्तुएं बन रही है, जो कुछ उत्पादन हो रहा है, तो निजी क्षेत्र उस उत्पादन को कैसे बढ़ा रहा है। देखो क्या लिखा है कि निजी क्षेत्र अपनी पूर्ण कुशलता एवं उत्पादन क्षमता का प्रयोग कर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करते हैं। कैसे ये उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, अपनी पूर्ण कुशलता और अपनी उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता का मतलब है फ्रेंड्स कि इनके पास उत्पत्ति के स्वयं के साधन है, ये इतने सक्षम है कि यह किसी पर भी निर्भर नहीं है, ये अपने ही तरीके से काम करते हैं, सरकार का इनके काम पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। तो निजी क्षेत्र अपनी कुशलता और अपनी उत्पादन क्षमता, मतलब कि इनके पास सभी प्रकार के रिसोर्सेस है, जिन रिसोर्सेस के बेस पे ये क्या कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर देश में उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो, बचत को प्रोत्साहन। अब बचत को प्रोत्साहन मतलब होता है कि व्यक्ति पैसा कैसे बचा रहा है। तो देखो निजी क्षेत्र नागरिकों की बचत पर अच्छा प्रतिपादन, लाभांश, ब्याज इत्यादि दे रहे हैं, जिससे व्यक्ति बचत करने के लिए प्रोत्साहित होता है। कहने का मतलब है कि ये निजी क्षेत्र क्या कर रहा है, लोगों को अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और कैसे प्रेरित कर रहा है, लाभांश और ब्याज के माध्यम से। तो हर एक व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचत को बचाकर वो क्या कर रहा है, इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। बचत का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो वो यहाँ पर 6,000 रुपये भी खर्च कर देता है, तो बचते हैं यहाँ पर 4,000। तो 4,000 में से 2,000 और ये अपने पास रख लेता है और 2,000 का क्या कर लेता है, ये इन्वेस्ट कर लेता है। क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या कर रहे हैं, इन्हें लाभांश और ब्याज प्रदान कर रहे हैं। जैसे आज हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो क्यों जमा करते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो उसी तरीके से निजी क्षेत्र को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो ये अंशों के माध्यम से क्या करती है, पैसा प्राप्त करती है और उन अंशों की छोटी छोटी धनराशि को निर्धारित करती है। तो एक और तो इन्हें जनता से पैसा प्राप्त हो जाता है, दूसरी ओर क्या होता है, इनके अधिक से अधिक इन्वेस्टर भी बढ़ जाते हैं, जिन्हें ये क्या करती है, लाभांश और ब्याज देती है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड देखो क्या है, उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर का मतलब है फ्रेंड्स कि अब निजी क्षेत्र सभी प्रकार के काम कर रही है और लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। लोगों की रुचि, फैशन, आदत सभी के आधार पर वो क्या करने लगी, उत्पादन करने लगी और लाभ कमाने लगी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो जिस काम से प्रॉफिट मिलेगा ये वो काम को शुरू कर देगी। तो लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स कि निजी क्षेत्र में मितव्ययिता एवं कुशलता
से वस्तु की लागत में कमी आती है। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्चीला, और कुशलता का मतलब होता है काम करने का अनुभव, काम करने का उनके पास एक्सपीरियंस है ना। तो फिर क्या है, कम कीमत में वस्तु की सहज उपलब्धता से नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। वो बोल रहा है कि निजी क्षेत्र में जो काम करने वाले व्यक्ति है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये कम से कम लागत पर, कम से कम पैसे पर अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, और जब उत्पादन अधिक होता है तो उसकी कीमत कैसी आती है, कम आती है, और कीमत कम होने पर क्या होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि आम नागरिक भी उस वस्तु को खरीद सकता है। आपको मालूम है कि हमारे समाज में केवल 2 वर्ग है, धनी और निर्धन वर्ग, तो वह वस्तु की प्राइस ऐसी रखते हैं कि धनी और निर्धन दोनों वर्गों को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो ये निजी क्षेत्र के लोगों की काम करने की कला है कि कैसे काम करना, वस्तु की कीमत क्या रखना, जिससे हमारी इकोनॉमी में रहने वाले दोनों ही क्षेत्रों को फायदा हो जाए। फिर अगला देखो क्या लिखा है, शोध तथा अनुसंधान। शोध और अनुसंधान का मतलब होता है किसी बात की खोज करना और फिर उसका प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो निजी क्षेत्र निरंतर शोध एवं अनुसंधान के काम में लगी है, नए नए कामों को करती है। ये बाजार में शोध अनुसंधान करते कि लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, तो ये वही काम को देखती है जिस काम से इन्हें पैसा मिले। तो ये निरंतर शोध और अनुसंधान के काम में लगी रहती है कि कौन सा काम करे जिससे हमें पैसा मिल जाए, है ना। तो यहाँ देखो कि निजी क्षेत्र वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि करने एवं लागत नियंत्रण के लिए निरंतर शोध एवं अनुसंधान करते रहते हैं। गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, और लागत नियंत्रण कि वस्तु जो बने वो उसमें क्या हो, गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो कुछ, ताकि लोग देखते से उसे खरीद ले। और मतलब इनका पर्पस ऐसा है कि कम से कम लागत पर बनाए वस्तु को और अधिक से अधिक उसमें गुणवत्ता रखे, जिस कारण लोग बड़े पैमाने पर इनकी वस्तु को खरीदे। तो इस काम को करने के लिए क्या किया जाए, इस बात के लिए शोध और अनुसंधान करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि हम जो वस्तु बना रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो किस जगह से हमें लेने से फायदा होगा, किस जगह से। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी वस्तु होती है तो हर क्षेत्र विशेष में उसकी अलग अलग प्राइस रहती है, तो कौन से क्षेत्र से ले जहां अपन को रिजनेबल प्राइस पे वो वस्तु मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी वस्तु में गुणवत्ता लाने के लिए, कम से कम लागत पर उसे बनाने के लिए शोध और अनुसंधान के काम में लगे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट्स देखो, इसका क्या लिखा है फ्रेंड्स, कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब होता है फ्रेंड्स की टैक्स, के निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर काम करते हैं, और जब ये बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो इन्हें बड़े पैमाने पर क्या टैक्स भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इनको बड़े पैमाने पर पैसा प्राप्त होता है। तो सरकार को निजी क्षेत्र से कर के रूप में भी बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होती है। देखो क्या लिखा है कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को पर्याप्त मात्रा में कर राजस्व की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, आपको पता है हमारे टैक्स की लिमिटेशन क्या लिखी है, 5 लाख रखी गई है कि हर एक व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है तो उसे टैक्स देना है, 5 लाख रुपए तक की आय पर उसे कोई टैक्स नहीं देना है। तो निजी क्षेत्र तो 1-2 दिन में ही इससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो कुल मिला के निजी क्षेत्र के होने से क्या होता है, सरकार को बड़े पैमाने पर क्या मिलता है, कर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखो क्या है, उपभोक्ता को अच्छी सुविधा। बिल्कुल कि निजी क्षेत्र के उपक्रम उपभोक्ता को स्थायी ग्राहक बनाने एवं बिक्री बढ़ाने के लिए अच्छी सेवाएं देते हैं। बिल्कुल, अच्छी सेवाओं का मतलब है जैसे उपभोक्ता साख। उपभोक्ता साख का मतलब होता है ऋण पर कोई वस्तु देना। जैसे कि 10,000 की कोई वस्तु है और कस्टमर के पास कितने रुपए है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5,000 रुपए है। तो ऐसी कंडीशन में निजी क्षेत्र 5,000 रुपए लेगा और उसे बोलेगा 5,000 रुपए आप किश्तों में दे देना। जैसे आज आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, ठीक है, तो किश्तों में मिलता है ना कि हर महीने या 2 महीने में आप उसका किश्तों में भुगतान कर दो, तो ये होता है उपभोक्ता साख। फिर गारंटी वारंटी की सुविधा दे देना, या जब वो नगद भुगतान करते हैं तो उन्हें बट्टे की सुविधा या कुछ डिस्काउंट दे देना। तो कुछ इस तरीके से उपभोक्ता को अच्छी सेवा देने का काम करते हैं और उपभोक्ता को बनाए रखते हैं।
ठीक है। अगला देखो, अगला लिखा है फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ने कैसे होती है? निजी क्षेत्र की अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तु का निर्यात होता है, इससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। कहने का मतलब है ये निजी क्षेत्र हमारे देश में है तो ये केवल हमारे देश के उपभोक्ता को वस्तु उपलब्ध नहीं कराता है, ये हमारे देश के बाहर जितने भी देश है उन सब देशों में भी वस्तु को क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। और इसके इस काम से हमारे देश को क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और जितनी ज़्यादा हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे देश का जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन भी कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट देखो फ्रेंड क्या लिखा है, विदेशी सहयोग। जब ये दूसरे देश के साथ निर्यात कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे देश की संस्कृति, रीति रिवाजों को समझने का भी इसे मौका मिलता है। दूसरे देशों के लोगों के साथ इसके टर्म्स भी बनते हैं, संबंध भी बनते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनसे इन्हें सहयोग भी प्राप्त होता है कि विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र के साथ स्थापित किए जाते हैं। विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र के साथ स्थापित किए जाते हैं। विदेशी कंपनियां व्यापार करने के लिए निजी क्षेत्र को ही प्राथमिकता दे रही है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। इस नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, 3 नीतियां लागू की गई थी, है ना। वैश्वीकरण लागू किया गया था, उदारीकरण, निजीकरण। तो इन सब क्षेत्रों से क्या हुआ कि विदेशी लोगों को हमारे साथ काम करने की प्राथमिकताएं दी गई। तो जब विदेशी कंपनी हमारे साथ काम करने आ रही है तो वह निजी क्षेत्र के साथ इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करती है, ना कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, बहुराष्ट्रीय मतलब कि जिसकी स्थापना एक देश में होती है लेकिन वो अपने काम विश्व के अनेक देशों के साथ कर सकती है। तो उसी तरीके से जो विदेशी कंपनी है वो हमारे देश के साथ इन्वेस्टमेंट करने लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने जाना कि निजी क्षेत्र के क्या हमें फायदे हुए, हमारे देश को क्या फायदा हुआ, उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ, सरकार को कर मिला, उपभोक्ता को सस्ती दर पर वस्तु मिली, गुणवत्ता वाली मिली, ठीक है। फिर क्या विदेशी सहयोग मिला, विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब हमें ये मालूम है कि जहां इस क्षेत्र से इतना फायदा हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर नुकसान भी हुआ होगा। तो जान लेते हैं यहाँ पर इसकी डीमेरिट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ डीमेरिट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम इसकी डिटेल को जानने का प्रयास करेंगे। पहला है राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। बिल्कुल ये केवल अपने निजी उद्देश्य के लिए काम करता है, केवल पैसे के लिए काम करता है, समाज सेवा के लिए काम नहीं करता है। तो राष्ट्रीय हित की उपेक्षा मतलब कि राष्ट्र, देश का क्या हित है, देश का क्या महत्व है, देश का क्या उद्देश्य होता है कि हमारे देश की जनता का भरण पोषण अच्छे से करे। लेकिन जब देश के अंदर ही ऐसे क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ऐसे लोगों को काम करने की प्राथमिकता दी गई है जो अपने लाभ के लिए काम कर रही है तो देश का विकास कैसे होगा, है ना। फिर पूंजीवाद को प्रोत्साहन, ठीक है। अगला देखो उपभोक्ता का इसमें शोषण होता है, श्रमिकों का भी शोषण होता है, एकाधिकार की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, नीतियों में परिवर्तन, विज्ञापन, समाज कल्याण की अवहेलना, ये सारी इसकी डीमेरिट्स है। अब इसकी डिटेल से हम इसे अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हित की उपेक्षा ये कैसे करता है। एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना और उपेक्षा का मतलब होता है कि जो हम उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद की ओर कोई ध्यान नहीं रखना, उपेक्षा करना उसकी, है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि निजी क्षेत्र के द्वारा राष्ट्रीय हित की उपेक्षा की जाती है, वे निजी हित को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल देश का उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना, समाज की सेवा करना। लेकिन ये किसके लिए काम कर रही है, ये अपने लिए काम कर रही है। और क्यों ना करे अपने लिए काम, क्योंकि संसाधन सारे इसके हैं तो ये पैसे कमाने के लिए काम करे, सरकार का इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये स्वतंत्र है तो ये अपने फायदे के लिए काम करेगा। आज नॉर्मली अपन देखो हर एक पर्सन अपने फायदे की बात करता है, तो उसी तरीके से निजी क्षेत्र का व्यक्ति भी क्या करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है। इसे केवल पैसा चाहिए, ये देश में रहने वाली जनता की ओर ध्यान नहीं देता। फिर सेकंड है फ्रेंड्स यहाँ पर पूंजीवाद को प्रोत्साहन। पूंजीवाद को प्रोत्साहन का क्या मीनिंग है, देखो निजी क्षेत्र समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद को प्रोत्साहन देता है। इसके कारण समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है। समाजवाद का मतलब होता है जन कल्याण,
है ना, कि समाजवाद मतलब जन कल्याण की ओर ध्यान न देते हुए ये पूंजीवाद मतलब प्रॉफिट लाभ की ओर इसका ध्यान होता है, इसलिए इसमें बोला गया पूंजीवाद को प्रोत्साहन। और हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि कौन सी प्रणाली है, पूंजीवादी प्रणाली। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, सरकार ऐसी उम्मीद करती है कि निजी क्षेत्र को जब काम करने की प्राथमिकता दी गई है तो ये देश के हित में काम करे, लेकिन ये देश के हित में कम और अपने हित में ज्यादा काम करती है। सेकंड, पूंजीवाद को प्रोत्साहन, कि ये समाजवाद की ओर ध्यान न देते हुए, जन कल्याण की ओर ध्यान न देते हुए किसकी ओर ध्यान देती है, पूंजीवाद मतलब अधिक से अधिक पैसे की ओर इसका ध्यान होता है। फिर अगला देखो क्या लिखा है, उपभोक्ताओं का शोषण। उपभोक्ता का शोषण कैसे करती है, निजी क्षेत्र लाभ सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलते हैं जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। मतलब कि ये क्या करेंगे, कोई भी वस्तु बनाइए तो उसकी कीमत क्या रखेंगे, जो इनको खर्चा आया, अब उस खर्चे के आधार पर इन्होंने कीमत रखी। अब ऐसी कीमत पर भले समाज के जो 2 वर्ग है, धनी और निर्धन, उनमें से निर्धन अगर उस वस्तु का उपभोग नहीं भी करेगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज का एक वर्ग धनी वर्ग तो उस वस्तु का उपभोग करेगा ना। तो सेम ऐसे ही कि उपभोक्ता का शोषण ये क्या करता है, लाभ को सर्वोपरि मानता है और अपनी जो लागत है, जो खर्चा, उसके आधार पर कीमत तय कर देता है। ये नहीं देखता है कि मैं ऐसी कीमत रखूं जिससे मेरे समाज के लोग उस वस्तु को क्या कर सके, खरीद सके। केवल अगर कीमत भी ये तभी रखेगा जब इसके द्वारा उत्पादन करने में क्या हो, समय धन की बचत हो या कम से कम खर्चा आया हो, तब ये वस्तु की कीमत ऐसी रखता है कि समाज के दोनों लोग क्या कर सके, उसको कंज्यूम कर सके। लेकिन जब इसको प्रॉफिट कमाना है या जब इसको प्रॉफिट नहीं होता है तो ये केवल क्या करता है, उन्हीं लोगों के लिए काम कर देता है जिन लोगों को आवश्यकता होती है। कुल मिला के ये समाज की आवश्यकता के आधार पर काम नहीं करता, ये देखता है समाज में लोग किस चीज को मांग रहे हैं और उस डिमांड के आधार पर ये वस्तु का प्रोडक्शन कर देता है और अब लाभ कमा लेता है। फिर अगला देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, एकाधिकार में वृद्धि। एकाधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति का अधिकार। तो निजी क्षेत्र क्या करते हैं, अपने संसाधनों के आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं, एकाधिकार की प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं कि अपना आधिपत्य स्थापित करने की ये क्या करते हैं, चाल चलते हैं देश में। कैसे, देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स कि निजी क्षेत्र छोटे उद्योगों को बाजार में टिकने नहीं देते, वे एकाधिकार के सिद्धांत पर चलकर बाजार पर अधिक करना चाहते हैं। इनके पास बड़े पैमाने पर पैसा होता है तो ये क्या करते हैं, हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था ना फ्रेंड्स कि ये क्या करते हैं कि उपभोक्ता को अपने पास लाने के लिए ये प्रतियोगिता रखते हैं। अगर कोई 10 रुपए वस्तु बेच रहा है तो 9 रुपए में बेच देता है। तो ये इसी तरीके से करता है कि अपने खुद के संसाधन होने के कारण ये जो छोटे छोटे उद्योग है उनको बाजार में टिकने ही नहीं देते, क्योंकि छोटे उद्योग क्या करते हैं, अपनी परंपरागत नीतियां तकनीकियों के आधार पर जो वस्तु बनाते हैं वो महंगी बनती है और इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी होने के कारण क्या करते हैं, वस्तु सस्ती बनती है। तो कुल मिला के ये क्या करते हैं, अपनी वस्तु से बाजार में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं और छोटे छोटे उद्योगों को बाजार में टिकने नहीं देते हैं। ठीक है, एंड अगले कुछ और पॉइंट्स है फ्रेंड जिसे हम जानेंगे। जैसे लिखा है श्रमिकों का शोषण। अब श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर लोगों का शोषण ये कैसे करते हैं। देखो, निजी क्षेत्र वस्तु की लागत कम करने के प्रयत्न में श्रमिकों को कम मजदूरी देकर अधिक कार्य करवाकर उनका शोषण करते हैं। बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु बनी है तो उसकी कीमत जब निर्धारित की जाती है तो मांग के आधार पर, पूर्ति के आधार पर, उसमें यूज होने वाले सभी रॉ मटेरियल के आधार पर, जो गाड़ी भाड़ा होता है, विज्ञापन होता है, मजदूरी होता है, एक एक बात को जोड़कर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। तो ये क्या करते हैं, वस्तु की कीमत को कम करने के लिए, है ना, अपने आप पे जो श्रमिक लोग काम करते हैं उनका शोषण करते हैं, अधिक से अधिक काम करते हैं और उन्हें कम वेतन देते हैं। तो कुछ इस तरीके से निजी क्षेत्र जहां हमें फायदा पहुंचा रहा है तो वहां हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है। फिर आगे देखो, समाज कल्याण की अवहेलना। हर एक व्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है जन कल्याण, समाज कल्याण के लिए काम किया जाए, लेकिन निजी क्षेत्र के द्वारा समाज कल्याण के कार्यों की अवहेलना की जाती है। ये केवल अपने हित के लिए काम करता है, सामाजिक हित के लिए काम नहीं करता। फिर विज्ञापन। विज्ञापन में क्या बताया गया है कि निजी क्षेत्र विज्ञापन के द्वारा विशेषकर महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों को वस्तु क्रय करने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित कर देते हैं। विज्ञापन से प्रेरित होकर व्यक्ति अनावश्यक वस्तु का क्रय कर लेते
लेते हैं कि ये कन्विंस करने का काम भी करते हैं। इन्हें तो पैसा कमाना है तो कैसे भी ये क्या कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं। विशेषकर बच्चे, महिलाएं, युवाओं को अनेक प्रकार के भ्रमित विज्ञापन बनाकर और क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचने का ये प्रयत्न करते हैं। एंड लास्ट है फ्रेंड इसमें नीतियों में परिवर्तन। नीतियों में परिवर्तन का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे देश को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां, योजना बनाती है, तो ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है और गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध कर लेती है। इतनी क्षमता भी ये रखती है। तो निजी क्षेत्र अपने प्रभाव का उपयोग करके शासन की नीतियां अपने व्यापार के अनुरूप करवा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जाना कि निजी क्षेत्र से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में, कोई भी किसी भी जगह कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।